नमस्कार बच्चों, भूगोल के प्रकरण 3 में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ 3 प्राकृतिक संरचना एवं अप्रवाह तंत्र, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इसमें पाठ में दोनों ही देश, ब्राज़ील और भारत, दोनों ही देशों की प्राकृतिक संरचना और अप्रवाह तंत्र हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में केवल प्राकृतिक संरचना को ही दर्शाया है, दूसरे पार्ट में अप्रवाह तंत्र को। तो हम लोग प्राकृतिक संरचना देखते हैं। किसी भी देश का जब प्राकृतिक संरचना की बात आती है तो उसमें कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। किसी भी देश की प्राकृतिक संरचना के अंतर्गत वहाँ के पर्वत, पहाड़, वहाँ के मैदान, वहाँ की नदियाँ, वहाँ पे कौन कौन से पठारी प्रदेश हैं, तटीय समुद्र तटीय प्रदेश कौन कौन से हैं, उस देश का द्वीप कौन सा है, इस सभी चीज़ों की जानकारी हम इस तीसरे प्रकरण में करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आपके किताब में पेज नंबर 14 पे एक भारत का प्राकृतिक मानचित्र दिया गया है। उस मानचित्र के नीचे प्रश्न दिए गए हैं और उस प्रश्न को आपको मानचित्र देखकर उत्तर देना है। आपके एग्जाम में भी 4 मार्क्स के लिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान दीजिए और उस मानचित्र को देखिए जो कि आपके पेज नंबर 14 पे दिए गए हैं। आपके इस मानचित्र में दाहिनी भाग को हम पूर्व कहते हैं, बाई भाग आपका पश्चिम होता है, ऊपर का भाग हमारा उत्तर होता है और नीचे का भाग हमारा दक्षिण होता है। तो इस पर यहाँ पे एक कॉलम दिया है ऊंचाई का पैमाना। इस ऊंचाई के पैमाने में 0 से शुरुआत होती है। ये समुद्र सतह से ऊंचाई बताती है। 0 से 150, 200, 600 और सबसे ऊपर का जो है आपका हिस्सा वो 8000 मीटर का दिखाया है। तो हम प्रश्न देखते हैं। पहला, भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है? 6000 से मीटर ऊंचा भाग ऊपर की तरफ है, अर्थात यह उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। ये जो हिमालय का भाग है ना, यह भाग 6000 मीटर से अधिक ऊंचा स्थित है। तो ये हम लोग कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा प्रश्न, प्रायद्वीप के दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ढूंढिए और वह किस नदी की घाटी के भाग में है? प्रायद्वीप अर्थात आपका जो मध्य भारत के नीचे वाला भाग है, ये प्रायद्वीप के नीचे का जो भाग है उसमें कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। यह गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्राणहिता नदी। तो यह घाटी कौन सी, गोदावरी नदी की घाटी के भाग में कौन सी नदी स्थित है? प्राणहिता नदी। तीसरा है प्रश्न, गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर से भूमि की ढलान किस ओर है? यहाँ पे आपका उत्तर भारत की तरफ जो गहरे डार्क रंग का है, हरे रंग का दर्शाया गया है, इसका ढलान किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ जाती है बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसकी ढलान कौन सी दिशा में है? पूर्व की दिशा में है। आपका आंसर क्या आएगा? पूर्व दिशा की ओर। प्रश्न चौथा है, अरावली पर्वत से छोटा नागपुर के पठार के बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनाइए। यहाँ पर जो मध्य भारत के दाहिनी तरफ दिख रहा है ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत से नागपुर के बीच का जो एरिया है उसमें कौन कौन से पठार आते हैं? तो इसमें मेवाड़ का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन पठारों का नाम आता है। 5वां प्रश्न है, पूर्वी घाट के शिखरों का नाम बताइए। ये आपका जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ एरिया है आपका वो पूर्वी घाट है और ये अरब सागर से लगा हुआ जो एरिया है वो पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट अर्थात आपका यहाँ पर जो एरिया है, हैदराबाद का जो एरिया है ना उसके आसपास, तो यहाँ पर शिखरों का नाम कौन कौन सा है? महेंद्रगिरी शिखर है और मलयगिरी शिखर है। तो हमने ये 4 प्रश्नों को देखा। अगला हम प्रश्न देखते हैं मानचित्र के आधार पे। ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा किन पर्वतीय से रेखांकित है? ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इससे मैदानी प्रदेश का जो एरिया है किससे रेखांकित है? पूर्वी हिमालय से। ये जो एरिया दिख रहा है आपका, ये एरिया कौन सा हिमालय से रेखांकित है? पूर्वी हिमालय से रेखांकित है। नीलगिरी पर्वत के सापेक्ष स्थान बताइए। नीलगिरी पर्वत ये इस एरिया में आ जाता है। नीलगिरी पर्वत के सापेक्ष में पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये देखो आपका पूर्वी घाट हो गया, ये वाला जो एरिया है पूर्वी घाट, और ये आपका है पश्चिमी घाट और यहाँ पर ही नीलगिरी है। नीलगिरी पर्वत का नाम है। सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है? सह्याद्री पर्वत आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो पश्चिमी किनारा लगा हुआ है ये आपका सह्याद्री पर्वत का है। तो सह्याद्री पर्वत किस दिशा में बढ़ रहा है? उत्तर की ओर। यहाँ से देखो ये जो एरिया है वो चौड़ा होते जा रहा है।
तो इसकी चौड़ाई बढ़ रही है। तो उत्तर दिशा में सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है? उत्तर और दक्षिण दिशा में बढ़ रही है, यानी उत्तर की तरफ जो दक्षिण का एरिया है उस दिशा में सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य पर्वत किन नदियों की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाता है? विंध्य पर्वत, यहाँ पे विंध्य पर्वत के दो नदियाँ हैं, एक तो ऊपर वाली जो है गंगा नदी और नीचे जो है नर्मदा नदी। तो नर्मदा और गंगा नदियों के बीच में विंध्य पर्वत जल विभाजन का कार्य करता है। ऊपर जो यहाँ से गई है, हिमालय से निकली है गंगा नदी, और जो नीचे है मध्य प्रदेश के साथ में जो बह रही है वो आपकी नर्मदा नदी। तो इन दोनों नदियों का जल विभाजन का काम कौन करता है? विंध्य पर्वत करता है। तो यहाँ पर हमने भारत का मानचित्र तो देख लिया, अब हम ब्राज़ील के मानचित्र में चलते हैं। यह ब्राज़ील का मानचित्र है। इस ब्राज़ील के मानचित्र पेज नंबर 15 पे आपके किताब पे दिया गया है। इसे हम देखते हैं ब्राज़ील के मानचित्र में। तो यह भी पूर्व है, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। इसमें भी ऊंचाई दी गई है -2000, 2000, 0, 200, 500, 1000। अमेजन नदी की ऊंचाई किस श्रेणी में आता है? ये आपका अमेजन दिख रहा है यहाँ पे क्लियर, एकदम डार्क कलर का जो है। अमेजन नदी की ऊंचाई जो है 0 से 200 मीटर, क्योंकि आपके इसमें देखो ये जो एरिया है ब्लू कलर का एरिया है ना, तो 0 से, ब्लू कलर एकदम माइनस में है, 0 से लेके इसके ऊपर वाला एरिया, तो 0 से 200 मीटर की श्रेणी में ही अमेजन नदी की ऊंचाई आती है। अमेजन की घाटी किन दो भूमियों के दरमियान स्थित है? यहाँ पे अमेजन की घाटी, यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो उधर है गुयाना उच्च भूमि, आपको ऊपर दिख रहा है ना गुयाना उच्च भूमि, और नीचे है ब्राज़ील उच्च भूमि। तो गुयाना उच्च भूमि और ब्राज़ील उच्च भूमि, इन दोनों घाटियों के दरमियान अमेजन की घाटी की भूमि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेशों का निरीक्षण कीजिए और पीले रंग से दिखाई गई भूमि का विस्तार वर्णन दिशाओं के संदर्भ में कीजिए। तो अब हम 500 से लेके 1000 के बीच का जब हम निरीक्षण करते हैं तो पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर पूर्व में ब्राज़ील का पठार, ये जो एरिया है दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में ब्राज़ील का पठार वह स्थित दिखाई देता है। इन प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया। अगला है, अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ कहाँ पे हैं? तो जाहिर सी बात है, जो समुद्र के किनारे या निचला भाग है, तो इसमें पराना और उरावे नदी, जो दो नदियां हैं, कौन कौन सी है? पराना और उरावे। ये जो पराना और उरावे नदियां हैं, वहाँ पे अमेजन नदी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई का प्रदेश है। ऐसे पठारी भाग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिनकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर है एवं जिनमें से अमेजन की कई सहायक नदियां भी बहती हैं, जिसमें आपका उच्च भूमि हो गया, मदेरिया और आरागुआ। ये मदेरिया और आरागुआ ये नदियों का नाम है, जिसमें जिंगू नदी का भी नाम है, जापुरा नदी का नाम है। इन नदियों को आया जाता है। पीले रंग में दर्शाए गए तितर बितर भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पे तितर बितर भाग जो है ना, ये जो पीले रंग में दर्शाया तितर बितर भाग है, यहाँ पे पीला ये थोड़ा सा अलग कलर का दिख रहा है, ये आपका पठारी भाग है। पठार किसे कहते हैं? समुद्र सतह से ऊंचाई पे जाकर जो समतल भाग हो जाता है उसे पठार कहते हैं। तो पीले रंग में तितर बितर जो दर्शाया भाग है वो पठारी भाग कहलाता है। तो आगे हम चलते हैं। अब हम दोनों देशों का भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे और पहले हम देखेंगे भारत देश का भौगोलिक स्पष्टीकरण। भारत देश का भौगोलिक स्पष्टीकरण करने के लिए भारत के प्राकृतिक संरचना को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत के पूरे प्राकृतिक संरचना को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है हिमालय, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय प्रदेश, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। कभी कभार ये प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, कभी कभार विस्तार से भी पूछा जाता है। तो भारत का 5 प्रमुख प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? हिमालय, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीप, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। हम एक एक करके भारत का भौगोलिक स्पष्टीकरण को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का हिमालय जो पर्वत का भाग है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अर्वाचीन वलित पर्वत है। अर्वाचीन को कहीं कहीं पे प्राचीन भी कहा जाता है। वलित का मतलब होता है जो लेयर है, जिसको हम कहते हैं, मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। तो हिमालय पर्वत अर्वाचीन वलित पर्वत है। यह तजाकिस्तान के पामीर पठार से, यहाँ से पाकिस्तान का साइड में देखो, यह तजाकिस्तान के पामीर के पठार से पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है और यह एशिया महाद्वीप की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं।
यहाँ पे भारत में जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर से कहाँ तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय में कोई एक पर्वत श्रेणी न होकर यहाँ पे अनेक समांतर पर्वत श्रेणियों का समावेश होता है। समांतर यानी एक के सामने एक। ये देखिए यहाँ पे ड्राइंग में समांतर पर्वत श्रेणियों का समावेश होता है। शिवालिक सबसे दक्षिण भाग की पर्वत श्रेणी है और सबसे नई पर्वत श्रेणी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के उत्तर की ओर जाते समय लघु हिमालय, वृद्ध हिमालय, इस प्रकार से हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पश्चिम हिमालय, ये वाला जो एरिया है पश्चिम हिमालय जिसमें कश्मीर आता है। मध्य हिमालय जो कुमाऊं का एरिया आता है, और तीसरा है पूर्व हिमालय, असम का हिमालय। यानी हिमालय को 3 भागों में कौन सा बांटा गया है? देखो ऊपर जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो आपका पश्चिम हिमालय के अंतर्गत आता है। ये जो बीच का एरिया है जिसके अंतर्गत आपका कुमाऊं, उत्तरांचल वगैरह जो एरिया है, बिहार से लगा जो एरिया है उसे हम कहेंगे आपका मध्य हिमालय, और ये असम की तरफ का जो एरिया है उसे हम कहेंगे पूर्व हिमालय। इस तरह से हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा हिमालय जो हमारे प्राकृतिक विभाग का पहला हमने देखा। अब हम प्राकृतिक विभाग के दूसरे विभाग में चलते हैं। दूसरा हमारा प्राकृतिक विभाग का दूसरा है उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश। यह प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर तक फैला हुआ है। अर्थात ये पंजाब, राजस्थान से लेकर असम तक फैला हुआ है। यह भाग अधिकांश रूप से निचला और समतल है। इन भागों जो मैदानी भाग है उसे 2 भागों में बांटा है। एक है अरावली पर्वत का उत्तर पूर्व की ओर का भाग, दूसरा है गंगा नदी का मैदानी वाला प्रदेश, और यह मैदानी प्रदेश की ढाल पूर्व की ओर है। भारत में पश्चिम बंगाल का अधिकांश जो भाग है यह बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र के त्रिभुज से बना हुआ है, जिसे हम सुंदरबन कहते हैं। सुंदरवन यह विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज है। ये खाली स्थान के लिए हमेशा बच्चों को पूछा जाता है, ध्यान दीजिए आप इसमें। यह प्रदेश सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जो बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र नदियों और गंगा नदी को मिलाकर बना हुआ है। ये देखो बंगाल के पास का जो अंतिम छोर है बांग्लादेश, यहाँ पे लास्ट में देखिए जहाँ पे बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा विशाल त्रिभुज यहीं पर निर्मित है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर विशाल त्रिभुज की बात कही जाए तो यह आपका यहाँ पर ही निर्मित है, जिसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? सुंदरबन। यह बांग्लादेश से मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र के त्रिभुज से बना हुआ है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा विशाल त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। अब ये त्रिभुज प्रदेश मतलब जिसे हम डेल्टा प्रदेश भी कहते हैं। नदियाँ जब शुरुआत में निकलती है पहाड़ों से तो उसकी गति बहुत तीव्र होती है और मैदानी प्रदेशों में आकर वह विस्तृत हो जाती है। जब वो पुनः अपना अंत में जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो उसका जो विस्तार है बहुत ही धीमा हो जाता है, उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है और उसके साथ जो लाए हुए कंकड़ पत्थर बालू मुहानों पे छोड़ देती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। उसे डेल्टाई प्रदेश कहते हैं या सुंदरबन प्रदेश कहते हैं। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में पश्चिम के भाग का रेगिस्तान भाग है। जो रेगिस्तान भाग है उसे मरुस्थली भागों के नाम से जाना जाता है और इसके ऊपर का जो भाग है पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली पर्वत श्रेणी तक फैला हुआ है। ये सारे जो हमने अभी देखा वह उत्तर भारतीय मैदान यह कहेंगे। पंजाब का जो मैदानी प्रदेश है यहाँ पर नदियाँ अधिक होने के कारण वहाँ की मृदा बहुत ही उपजाऊ है और जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है ऐसी भागों में कृषि की खेती अधिक की जाती है। तो अगला हम चलते हैं अपना प्राकृतिक विभागों में। अगला प्राकृतिक विभाग का है भारत का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ये मध्य में आपको दिख रहा है, प्रायद्वीप पठारी भाग जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश के दक्षिण की ओर यह फैला हुआ है। यह हिंद महासागर से श्रृंगाकार हो रहा है, अर्थात नीचे से देखो आपका जो आइसक्रीम का कैसे कोण होता है श्रृंगाकार है ना, तो नीचे से ये पतला सकरा है और ऊपर फैला हुआ है, इसे हम श्रृंगाकार कहते हैं। यहाँ पर अनेक छोटे बड़े पर्वत हैं और इसमें अरावली सर्वाधिक प्राचीन और वलित पर्वत है। सर्वाधिक प्राचीन पर्वत अगर पूछा गया खाली स्थान के लिए तो कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। और यहाँ पर उसको सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला में यानी कि ये आजू बाजू कौन कौन से पठार है पर्वत है उसे देखिए। सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला में मध्य भाग में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत है और पश्चिमी घाट और पूर्व घाट के पर्वतीय प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं।
आपकी आकृति 3.1 जो है उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो पठारी भाग से संबंधित है, उसे हम देखते हैं। अगली जो आकृति है जिसमें पहला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? अरावली पर्वत ये राजस्थान के साइड वाला जगह है जो वहीं पर है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। अरावली पर्वत किन नदियों का जल विभाजन करता है? यानी कि दो नदियां बट जाती है अरावली पर्वत से, तो वहाँ पे दो नदियां जो है जल विभाजन करने वाली है, साबरमती नदी और माही नदी। ये नदी का नाम है साबरमती नदी और माही नदी। अरावली पर्वत के पूर्व के पठारों पर स्थित पर्वत श्रेणियों के नाम बताओ। अरावली पर्वत के पूर्व पर पठारों पर स्थित, ये आपका मध्य प्रदेश के भाग में आता है। विंध्य पर्वत है श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, 2 पर्वत श्रेणियाँ आती है। दक्कन के पठार का विस्तार किन राज्यों में है? दक्कन का पठार जो है ये महाराष्ट्र राज्य में, कर्नाटक राज्य में है और तेलंगाना राज्य में। कौन कौन से 3 राज्य हैं? महाराष्ट्र निचला वाला भाग है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। दक्कन के पठार के पश्चिम की ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो हम महाराष्ट्र में रहते हैं ना, दक्षिण के पठार के साइड में जो है पश्चिम की ओर वो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट का जल विभाजक किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट का जो जल विभाजक है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली जो नदियां हैं उसके अप्रवाह तंत्रों का जल विभाजक। यानी आप देखते हो कि कुछ नदियां जो है अरब सागर में जाकर मिलती है और कुछ नदियां कहाँ पर जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो इसका जल विभाजक इसे कहेंगे पश्चिमी घाट को। निकली है हिमालय पर्वत से, लेकिन कुछ नदियां कहाँ जाकर मिलती है? अरब सागर में मिलती है, पश्चिमी घाट की तरफ मिलती है, और कुछ नदियां जो है पूर्वी घाट अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो अगला हमारा जो है प्राकृतिक विभाग, वो प्राकृतिक विभाग है हमारा तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश मतलब कौन सा? समुद्र तटीय प्रदेश। समुद्र तटीय प्रदेश जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हो कि भारत को लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट प्राप्त है, जो कि आपके गुजरात से शुरू है ये समुद्री तट और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इस चित्र को देखकर आपको पता ही चल रहा है। इन समुद्री तटियों में बहुत सारी भिन्नता दिखाई देती है। पश्चिमी तट अरब सागर से सटा हुआ है। यह जो तट है काफ़ी पथरीला है और यहाँ पर अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ भी है, इनकी चौड़ाई कम है। यहाँ पर बहुत छोटी नदियाँ आकर मिलती है। इन नदियों के मुहानों के पास त्रिभुज प्रदेश नहीं बनता। अरब सागर में मिलने वाली जो नदियाँ हैं उनके मुहानों पर त्रिभुज प्रदेश नहीं बनता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन नदियों की लंबाई बहुत तीव्र होती है और अरब सागर इन नदियों की लंबाई बहुत छोटी होती है और उनकी जो गति है, प्रवाह की गति बहुत तीव्र होती है, तो किनारे पर इनका निक्षेपण नहीं होता, जिसके कारण त्रिभुज प्रदेश नहीं बनता। पूर्वी बंगाल तट की जो खाड़ी से सटा हुआ तट है नदियों के निक्षेपण से निर्मित हुआ। निक्षेपण का मैंने इसका अर्थ पहले बताया था, अर्थ कि नदियाँ मुहाने पर लाकर सब चीज़ें छोड़ देती है, कंकड़ पत्थर बालू रेत ये सारे किनारे पे लाके छोड़ देती है, इसको निक्षेपण कहते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के किनारे में आकर मिलती है। जो पूर्वी घाट की ओर जाके नदियाँ मिलती हैं वो लंबी यात्रा तय करती हैं और उनकी भूमि का ढलान मंद होता है, जिसके कारण उनकी गति कम हो जाती है और साथ में अपने साथ जो अवसाद है वह किनारे पे छोड़ती है, जिसके कारण त्रिभुज प्रदेशों का निर्माण हुआ है। यह आपका भौगोलिक कारण के लिए पूछा जाता है। अगला प्राकृतिक प्रदेश में हम लोग देखते हैं द्वीप। हमारे भारत के 2 द्वीप हैं। पहले तो ये जान लो द्वीप किसे कहते हैं। समुद्र तल से चारों तरफ पानी से घिरे हुए समतल भूमि को द्वीप कहते हैं, यानी चारों तरफ पानी रहता है और बीच में ज़मीन, जिसे हम द्वीप कहते हैं। तो भारत के 2 द्वीप है, एक है बंगाल की खाड़ी का द्वीप है, दूसरा अरब सागर का द्वीप है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी वाला जो द्वीप है जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो काफ़ी बड़ा है और विस्तृत है। ये ज्वालामुखी के कारण बना हुआ है। यहाँ पे बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी के कारण बना हुआ है। उसी प्रकार एटॉल द्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे बड़े लगभग कहा जाता है कि 50 से अधिक छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला जो द्वीप है हमारा अरब सागर में स्थित है, जिसको लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप जो है काफ़ी छोटा द्वीप है, लेकिन भारत का यह द्वीप माना जाता है और इसमें जो है प्रवाल पाए जाते हैं और इसका विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपेक्षा कम है।
लक्षद्वीप के अधिकांश भाग को एटॉल कहते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम है और ये भी ज्वालामुखी के कारण निर्मित बने हुए हैं। तो हमने ये भारत के प्राकृतिक विभाग देखा। इन प्राकृतिक विभागों में हमने 5 चीज़ों का निरीक्षण किया। अब हम ब्राज़ील में चलते हैं। ब्राज़ील के मानचित्र पर नज़र डालें तो ध्यान में आता है कि ब्राज़ील भी उच्च भूमि, लंबे लंबे पठार, पर्वत, ज़्यादा ऊंचे पर्वत ब्राज़ील में नहीं है। यहाँ पे मैदानी भागों में पेरांग्वे नदी का उद्गम स्थल से लेकर ब्राज़ील के विस्तृत मैदानों तक फैला हुआ है। ब्राज़ील के प्राकृतिक भाग को भी 5 भागों में बांटा है। पहला है उच्च भूमि, उसके बाद विशाल कगार, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह। ब्राज़ील के प्राकृतिक भाग को भी 5 भागों में बांटा गया है। उच्च भूमि, दूसरा विशाल कगार, तीसरा तटीय प्रदेश, चौथा मैदानी प्रदेश और 5वां द्वीप समूह। हमें एक एक करके ब्राज़ील के प्राकृतिक भाग को देखते हैं। सबसे पहला विभाग देखते हैं हम ब्राज़ील का उच्च भूमि। ब्राज़ील का जो उच्च भूमि है यह ब्राज़ील के ढलान पर स्थित है। ब्राज़ील की उच्च भूमि में गुयाना उच्च भूमि से मिलकर बना हुआ है। अमेरिका महाद्वीप का यह गर्भ माना जाता है। ब्राज़ील की उच्च भूमि अमेरिका महाद्वीप का गर्भ माना जाता है। गुयाना उच्च भूमि का प्रमुख भाग वेनेजुएला में स्थित है। ये फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर पिको डे नेबुलिना ब्राज़ील के वेनेजुएला सीमा पर स्थित है। अर्थात ब्राज़ील का सबसे ऊंचा शिखर पिको डे नेबुलिना है। यह आपको मानचित्र में दर्शाने के लिए भी आता है और कभी कभार इसके ऊपर 1 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? पिको डी नेबुलिना। और ये कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। ब्राज़ील के उच्च भूमि के दक्षिण पूर्व की ओर की भाग की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाती है और धीरे धीरे इसकी ढलान कम होती जाती है और अमेजन नदी की सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर अनेक प्रकार के जलप्रपात बने हैं, जिसको हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। तो अमेजन तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बहुत सारे जलप्रपात बने हुए हैं और उत्तर की ओर उसकी ढलान तीव्र है और अमेजन नदी का प्रवाह बहुत तेज़ी से है और ये जाकर अटलांटिक महासागर में मिलती है। उसी प्रकार वहाँ पे उसकी सहायक नदियों में पेरांग्वे नदी, पराना नदी, उरावे नदी, ये नदियों का उद्गम स्थल भी उच्च भूमि माना जाता है और ये अमेजन की सहायक नदियाँ भी मानी जाती हैं। और ये सारी जो नदियां हैं अर्जेंटीना की ओर बहती है। उच्च भूमि के पूर्व की ओर की ढलान तीव्र है और वह कगार की तरह दिखाई देता है, अर्थात किनारे की तरह दिखाई देता है। तो अगला हम उच्च भूमि का जो निचला भाग है, जिसे हम कहेंगे विशाल कगार की ओर चलते हैं। जो विशाल कगार है यह प्राकृतिक भाग भले ही काफ़ी छोटा है, परंतु इनमें जलवायु का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत ब्राज़ील की जलवायु पर विशाल कगार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह कगार दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के प्रवाह को बाधा डालती है, जिसके कारण यहाँ पे अपेक्षाकृत जो भाग है वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। विशाल कगार उस ब्राज़ील पूर्वोत्तर भाग के पवन विमुख वृष्टि छाया प्रदेश से तैयार होता है, जिसका नाम अनावृष्ट चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। विशाल कगार ब्राज़ील के पूर्वोत्तर भाग के पवनमुख यानी वृष्टि छाया प्रदेश तैयार होता है, जिसको अनावृष्ट चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, जो विशाल कगार के अंदर स्थित है। जिस प्रकार से हमने भारत का समुद्र तटीय प्रदेश देखा, उसी प्रकार से हम ब्राज़ील का भी समुद्र तटीय प्रदेश को देखेंगे। ब्राज़ील को लगभग 7400 किलोमीटर समुद्री किनारा उपलब्ध है और यहाँ पर आप इस मानचित्र को देख ही रहे हो, जो यहाँ पे पुलिन जो है ऊपर से लेके ये पूरा जो किनारा है गुयाना से लेके दाहिनी तरफ का ये पूरा जो किनारा है ब्राज़ील के समुद्र तटीय भाग को कहा जाता है। इसमें अनेक प्रकार की नदियाँ आकर मिलती हैं, जिसमें ऊपर की तरफ आप देख रहे हो मेराजो द्वीप, यहाँ पर मेराजो द्वीप, मेराजो की खाड़ी, साओ मार्कोस की खाड़ी। मेराजो एक बहुत बड़ा तटीय द्वीप है और यहाँ पे अमेजन के टोंकास नदियों के मुहानों के दरमियान तैयार हुआ है। यहाँ पे अनेक छोटी बड़ी नदियाँ आकर मिलती हैं और ये सारी नदियाँ कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। यहाँ पर आपको आकृति में दिख रहा है कि यह जो ऊंचाई है उसकी 0 मीटर है। 0 मीटर ऊंचाई अर्थात ये बालू वाला क्षेत्र माना जाता है। पुलिन यहाँ पर पुलिन भित्त बने हुए हैं और मैदानी प्रदेश अगला हम देखते हैं। तो मैदानी प्रदेशों में यहाँ पर आपके चित्र में दिख रहा है कि अमेजन का मैदानी प्रदेश, अमेजन नदी का मैदान आपको दिख रहा है। तो ब्राज़ील का मैदानी प्रदेश 2 भागों में उसको बांटा गया है।
जिसमें एक अमेजन के मैदान का भाग है, दूसरा दक्षिण पैराग्वे और पराना नदियों का भाग माना जाता है। ये काफ़ी विस्तृत भाग है और अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर जाकर मिलती है और वैसे वैसे मैदान की इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। अमेजन नदी का जो घाटी है उष्णकटिबंधीय वर्षा के प्रकार है, यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। उच्च भूमि में पैराग्वे नदी, पराना नदी आदि नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, जबकि पराना नदी की ढलान दक्षिण पूर्व की ओर है। विश्व का सबसे अधिक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश पेंटानल, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था। पेंटानल विश्व के सबसे अधिक जो है आर्द्र भूमियों के प्रदेश में माना जाता है, जिसे हम कह सकते हैं दलदली प्रदेश भी माना जाता है पेंटानल। ब्राज़ील के माटो ग्रासो डो सुल राज्य में है। पेंटानल का विस्तार ब्राज़ील की तरह अर्जेंटीना में भी दिखा जाता है। आप पेंटानल इस चित्र में देख ही रहे हो। तो विश्व का सबसे बड़ा जो दलदली प्रदेश है पेंटानल का है, जो ब्राज़ील में पाया जाता है। अब हम ब्राज़ील के द्वीप समूह को देखेंगे। हमने भारत के द्वीप समूह को देखा, वैसे ही ब्राज़ील के द्वीप समूह को देखेंगे। इस भूमि के अलावा ब्राज़ील में कुछ द्वीप हैं जो समुद्र के किनारे हैं। सागरी द्वीप के मुख्य रूप से बने हुए हैं। सागरी द्वीप में 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ब्राज़ील के जो द्वीप है वह कहने के लिए ब्राज़ील के द्वीप है, परंतु ये जो ब्राज़ील के द्वीप है उनके अनेक पर्वत शिखर जलमग्न है, अर्थात पानी के अंदर डूबे हुए हैं और उन्हें एटोल कहते हैं। ब्राज़ील के द्वीप है भी और नहीं भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कहने के लिए ब्राज़ील के द्वीप है परंतु कहाँ पर वे जलमग्न है। इस प्रकार से आज हमने ब्राज़ील और भारत दोनों की प्राकृतिक संरचना का अध्ययन किया और भारत और ब्राज़ील दोनों का अप्रवाह तंत्र यानी उनकी नदी जो प्रणाली है वो अगले हम वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद।